तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कोशिका को लेकर के डिस्कस किया था, या यूं कह लीजिए तो सेल को लेकर के डिस्कस किया था, और हमने पढ़ा था कि कोशिका का जो भी अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर किया जाता है। इसके बाद हम कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा था, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी डिस्कस किया था, और बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम भी देखे थे, जैसे रॉबर्ट हुक के बारे में देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ा था, और स्लाइडेन और श्वान के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिकाएं जो प्रकृति और मनुष्य के संदर्भ में अलग अलग आती है उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज आगे आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे इसमें कोशिका की संरचना के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि कोशिका की बाहरी संरचना कैसी होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं, जो कि स्लाइडेन और श्वान की जो सेल थ्योरी थी इसके ऊपर ये बेस होगा। तो बिना किसी देर किए चलिए चलते हैं आज के क्लासरूम की ओर और देखते हैं सेल की स्ट्रक्चर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन एस्कॉर्बिक एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, या यूं कह लीजिए कि स्लाइडेन और श्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी या कोशिका का जो सिद्धांत दिया था उसके अकॉर्डिंग सेल की क्या स्ट्रक्चर बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उससे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि सेल जो होती है वो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर अलग अलग टाइप की पाई जाती है। जो प्लांट की सेल होती है वो अगर फंक्शनल रूप से हम बात कहें तो वो ज़्यादा काम करती है, और एनिमल की सेल फंक्शनल रूप से कम काम करती है। इसका एक उदाहरण भी है कि जो प्लांट की सेल है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जबकि एनिमल सेल ऐसा नहीं करती है। इसी कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं या जो अंगक हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, और जो एनिमल की जो सेल है उसके अंदर जो पाए जाने वाले अंगक होंगे वो कम मात्रा में पाए जा सकते हैं। अब हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब जहां पर ज़्यादा अंगक है उनको संभालने के लिए या उनको रखने के लिए उस कोशिका के ऊपर जो झिल्ली होगी वो दोहरी लेयर रखनी पड़ेगी, और एनिमल के अंदर जो कम अंगक है उनको संभालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए झिल्ली एक रखनी पड़ेगी। अभी ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि कोशिका की जो संरचना है स्लाइडेन और श्वान के अकॉर्डिंग उसके अंदर 3 प्रकार के भाग किए गए हैं कोशिका के अंदर या सेल के अंदर, जिसमें हम पहला भाग कहेंगे बाहरी आवरण या एक्सटर्नल पार्ट, बाहरी आवरण यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है यहाँ पर हम कोशिका के अंगक की बात करने वाले हैं, यानी कि जितने भी कोशिका के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे जो भी अंगक पाए जाएंगे जो छोटा छोटा काम करेंगे इस कोशिका के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट यहाँ पर हम कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाला जीव द्रव्य है या यूं कह लीजिए प्रोटोप्लाज्म है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब दूसरी बात आती है कि पहले ये देख लेते हैं कि कोशिका का बाहरी आवरण कैसा होता है। कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसको भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक जो होता है उसको हम कहेंगे कोशिका भित्ति, और दूसरा जो हमारा बनेगा उसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी इसको जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। और कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल के नाम से भी बोल सकते हैं, और इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी हम बोल सकते हैं। क्या फर्क होता है इनमें ये भी देख लेते हैं। देखिए, जब किसी कोशिका के सबसे बाहर वाला आवरण अगर पाया जाता है तो उसको हम सेल वॉल कहेंगे। यहां पर मैं एक मोटा एक कच्चा चित्र आपके सामने प्रस्तुत करूं तो कह लीजिए कि ये एक सेल है, और इस सेल के बाहर की तरफ यहां पर इसके अंदर जो ये पहले तो अंग पाए जाएंगे, मान लीजिए कोई से भी ये छोटे मोटे अंग पाए गए और ये एक जीव द्रव्य के अंदर तैर रहे हैं। और ये जो कोशिका का एक लेयर है, ये जो फर्स्ट वाली लेयर जिसके अंदर ये अंगक है, इस वाली लेयर को हम कह रहे हैं कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन यदि इस प्लाज्मा झिल्ली
फट जाती है तो सारी कोशिका की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, यानी कि ये सारे अंगक बाहर आ जाएंगे। इसलिए अगर इनका दोहरा आवरण बना दिया जाए, यदि हम किसी प्लास्टिक कैरी बैग के ऊपर दूसरी एक और कपड़े की लेयर चढ़ा देते हैं तो उस सामान की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ठीक इसके ही ऊपर दूसरी एक और लेयर बना दी जाती है और ये लेयर अब इसकी और अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करेगी और अच्छे तरीके से रक्षा करेगी, और इसी को अपन कह रहे हैं कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब यहां पर एक बात और समझने की होती है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या दोनों समान रूप से होती है? तो बिल्कुल नहीं। यहां पर जो कोशिका भित्ति जो होगी वो कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का कोई सिलेक्शन नहीं करती है। मतलब ये मोटी है, मजबूत है, मृत है, ये केवल रक्षा कर रही है यहां पर, और इस कोशिका भित्ति के द्वारा सारे पदार्थ कोशिका के अंदर आ जा सकते हैं। मतलब कि इस दीवार से सारे पदार्थ क्रॉस हो सकते हैं, अंदर बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ये एक तरीके से इसके लिए एक शब्द आता है चयनात्मक पारगम्य, यानी कि ये सिलेक्शन करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर नहीं आएगा। मतलब कोशिका झिल्ली जो होगी वो चयनात्मक पारगम्य करेगी, वो एक सिलेक्शन करती है। तो हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी सिटी के चारों तरफ एक दीवार है और उस दीवार के अंदर छोटे छोटे गेट लगे हुए हैं, और उन गेट को हम उस दीवार को कोशिका भित्ति कह रहे हैं, और उन गेट के अंदर से कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है। लेकिन जो अंदर वाली दीवार है जो कि ये बताती है उसी शहर के अंदर कि इस शहर के अंदर ये व्यक्ति आ सकता है, जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास वीजा है वो आ सकता है, और जिसके पास पासपोर्ट वीजा नहीं है वो कोशिका झिल्ली वहां पर जांच कर देगी और वो उसको पदार्थ को नहीं आने देगी। तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थ नहीं आए या आए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसा है जो कोशिका के लिए जहरीला है या विषैला है, तो उस वाले पदार्थ को कोशिका के अंदर नहीं आने दिया जाएगा और उसको आने के रोकने के लिए कोशिका झिल्ली का कार्य होगा। तो यहां पर हम ये बात भी देख सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है ये पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। दूसरी बात ये मृत होती है, और ये तीसरी बात ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है सेल्यूलोज, और इसी सेल्यूलोज से कागज बनाए जाते हैं और इसी सेल्यूलोज से नोट भी बनाए जाते हैं। मतलब कागज वाला जो भी इंडस्ट्री है वो या पेपर इंडस्ट्री जो है वो सेल्यूलोज के ऊपर डिपेंड होती है। सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका की भित्ति। और सबसे रोचक बात ये कि कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद पादप कोशिकाओं में ही कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाकर के केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो जंतु कोशिकाओं के अंदर जो पाई जाएगी कोशिका झिल्ली वो होगी चयनात्मक पारगम्य, यानी कि वो कुछ पदार्थों को ही अंदर आने देगी और बाकी पदार्थों को नहीं आने देगी। दूसरी बात ये नरम या लचीली होती है, नरम होगी और लचीली होगी, यानी कि ये बहुत सॉफ्ट होती है। और तीसरी बात इधर ये सेल्यूलोज की बनी हुई थी तो इधर ये किसकी? प्रोटीन या फास्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। इस प्रकार से ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में हमने एक बाहरी आवरण देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो कोशिका की ये जो आवरण है, ये जो रक्षात्मक झिल्ली है, इसके अंदर कौन कौन से अंगक पाए जाएंगे। तो इसके अंदर जो मुख्य रूप से अगर अपन अंगक देख सकते हैं तो एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। अभी आने वाले टाइम पे अपन इसको इसी वीडियो के अंदर इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कुछ कोशिकाओं में जैसे लवक पाए जाते हैं, यानी कि प्लास्टिड पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड क्या काम करते हैं? कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं, कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाएगा जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं कि जो राइबोसोम भी नाम का एक अंगक पाया जाता है, राइबोसोम नाम से भी एक अंगक कोशिका के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं लाइसोसोम भी पाया जाता है, लाइसोसोम।
इसके बाद नेक्स्ट और भी हो सकता है, जैसे गोल्जीकाय भी बन सकता है इसके अंदर, गोल्जीकाय नाम से या गोल्जी बॉडी के नाम से भी इसको जानते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने इनकी खोज करी थी। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर अंतःप्रद्यवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। अंतःप्रद्यवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कोशिका का एक अंगक होता है। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर केंद्रक और तारककाय, तो तारककाय या सेंट्रियोल भी पाया जाएगा। और जो मूल कोशिका अंगक होगा वो हमारा होगा केंद्रक। मतलब कोशिका के अंदर एक ऐसी एक और गोलाकार संरचना या एक ऐसा सेंटर पाया जाएगा जहां पर आनुवंशिक पदार्थ होंगे और वो पूरी कोशिका का मस्तिष्क कहलाएगा, पूरी कोशिका का मैनेजर कहलाएगा, उसको अपन कहेंगे केंद्रक। तो ये सारे अंगक इस पूरे बाहरी वातावरण, इस पूरे झिल्ली बाहरी आवरण के अंदर उपस्थित होंगे और इस प्रकार से ये अंगक को अपने को एक एक करके डिस्कस करना है। नेक्स्ट ये जीवद्रव्य क्या होता है, इसमें अधिकांश भाग जो होता है वो वाटर का बना हुआ होता है और कुछ इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो ये एक प्रकार से एक माध्यम अवेलेबल करवाता है, ये एक मीडियम अवेलेबल करवाता है जिसके अंदर ये कोशिका के जितनी भी फंक्शनल काम होंगे वो उस मीडियम, इस जीव द्रव्य के अंदर होने वाले हैं। यहां पर मैं वापस लिख देता हूं, माध्यम यानी कि मीडियम अवेलेबल कराएगा और ये जो होगा ये पानी का या वाटर का बना होता है और कुछ मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। तो क्या समझा हमने अभी तक कि एक कोशिका है जो कि एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के बाहर दो आवरण पाए जा सकते हैं अगर वो प्लांट सेल है तो, और अगर उसके अंदर एक आवरण पाया जाएगा यदि वो एनिमल सेल है तो। कौन सा एक आवरण, तो अनिवार्य रूप से पाया जाएगा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जो आवरण होगा वो सारी कोशिकाओं में पाया जाएगा। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट है इसके बाद इनके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम अंगक के अंदर चर्चा कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम का जो ये अंगक है या ये जो ऑर्गेनल्स है ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। यदि इसी डायग्राम में से अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से निकाल करके और जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमान या कोलिंकर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। वैसे ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर इसमें अल्टमान ही पूछा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान को ही दी जाती है। अल्टमान के बारे में एक बात और है कि इससे पहले भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से पहले इसका जो नाम था वो बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता था, तो बायोप्लास्ट नाम भी अल्टमान ने ही दिया। फिर बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो एक और व्यक्ति आए थे, सी बेंडा। ये आप अन्यथा न ले, सी बेंडा इनका नाम है। तो सी बेंडा नाम से इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, ये दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग होता है और इसकी आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित वलन पाए जाते हैं, या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऐसे साड़ी के पल्लू लेते हैं और वो जो वलन नहीं होते हैं वो इस टाइप से एक वलन, एक घुमावदार स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी के ऊपर आल्पिन समान संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। ऑक्सीसोम किसके ऊपर, क्रिस्टी के ऊपर वाली स्ट्रक्चर को हम ऑक्सीसोम कह रहे हैं। और इसी ऑक्सीसोम में क्रेब्स चक्र चलेगा और ये क्रेब्स चक्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में अभी हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो उपस्थित द्रव पदार्थ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु की कोशिकाओं, जीवाणु की सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हिंदी में कहें तो नील हरित शैवाल एक टाइप का जीव है, दोनों ही इनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद कहें कि स्वयं का डीएनए और आरएनए पाया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए या आरएनए पाया जाता है और इसी के कारण इसी को अर्ध स्वायत्त श्वासी अंग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त श्वासी अंग मतलब यहाँ पर ये आधा शासन कर रहे हैं, इस कारण से इन्हें अर्ध स्वायत्त श्वासी अंग भी कहते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जहां से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोशिका का
शक्ति ग्रह कह लीजिए, पावर हाउस कह लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह कौन होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम होगा। क्या एक कोशिका के अंदर केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया का समूह बन जाता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का अगर समूह है, तो उस समूह को सामूहिक रूप से हम कॉन्ड्रियोम कहते हैं। कॉन्ड्रियोम नाम से हम माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को कहेंगे। तो ये सारी जानकारी हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो है वो बहुत ही सफिशिएंट है गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अंगक के ऊपर, जहां पर हम देख रहे हैं लवक यानी कि प्लास्टिड। तो अब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की या लवक की। अब लवक एक दूसरा अंगक पाया जाता है कोशिका के अंदर, और इसकी खोज जो है क्लेडे नामक वैज्ञानिक ने करी थी। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि लवक जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिकाओं के अंदर लवक पाए जाते हैं। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में अवर्णी लवक के नाम से भी जानते हैं, और वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे और हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अब क्या फर्क होता है और क्या रोल अदा करते हैं लवक, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो अवर्णी लवक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जहां कोई वर्ण नहीं है, जहां कोई रंग नहीं है, उन्हें कहेंगे हम अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट के जो होंगे वो भूमिगत भाग की जो कोशिकाएं होगी, प्लांट के जो रूट होगी, जो जड़ें होगी, वहां की जो कोशिकाओं में ये पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है कि जैसे खाद्य संचयन का कार्य करना, यानी कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना, जैसे कि गाजर हो गया और जो जड़ों के अंदर उग रही है जहां पर, और जैसे तने का रूप हो गया, आलू हो गया, जहां पर कोई रंग नहीं है केवल और केवल वहां पर खाद्य पदार्थों का संचय हो रहा है। अब खाद्य पदार्थ के अंदर वापिस हम जब थोड़े दिनों बाद पोषक पदार्थों वाली चर्चा करेंगे, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि पोषक पदार्थ या खाद्य पदार्थ में भी अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि वसा के रूप में होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जो कि प्रोटीन के रूप में होते हैं। तो उन्हीं में से हम ये देखेंगे कि जो अवर्णी लवक है, वो एमाइलोप्लास्ट वाले जो अवर्णी लवक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के पदार्थों का भोजन का संचय करते हैं, जो इलियोप्लास्ट होते हैं वो वसा का संचय करते हैं, और जो एल्यूरोप्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन का संचय करते हैं। और ये सीधी सीधी एक इंफॉर्मेशन है और इसको हमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर लवक से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देख रहे हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक के अंदर हम कह रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, जो कि पादप के ऊपरी भागों में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के वर्णक यानी कि रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे कि टमाटर का जो लाल रंग होगा वो लाइकोपीन के कारण होगा, काउ मिल्क यानी कि गाय के दूध का जो रंग होता है हल्का पीला रंग, वो अल्फा कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का जो रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट अब हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक क्या होता है कि किसी भी पादप कोशिका के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लवक होंगे वो केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाएंगे, और प्लांट सेल के अंदर ही हरित लवक पौधों की पत्तियां या हरे भागों के अंदर पाया जाता है। अब वो हरे भाग के अंदर क्या होता है कि इसी हरित लवक के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का एक और पार्ट होता है, जो क्लोरोफिल या पर्णहरित जिसको कहते हैं, और उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब सबसे पहली बात कि सर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण पादपों के अंदर होने वाली ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा पादप भोजन का निर्माण करते हैं, या प्लांट सेल जो होती है वो अपना भोजन खुद बनाती है, और एनिमल सेल अपना भोजन खुद नहीं बनाती है। अब यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पर हरित लवक की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर से बात करें तो यहाँ पर 40 से 60 जो है वो ग्रेना पाए जाते हैं। अब ये ग्रेना एक टाइप की एक स्ट्रक्चर है, और इसी जो ग्रेना भाग में बाद में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को
हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक होगा हमारा अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि जो लाइट के अंदर नहीं होगी, और एक होगी हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि जो लाइट के अंदर प्रेजेंस होगी। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो रात में भी हो सकती है, और जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो दिन में होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों में संपन्न होती है। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि सर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी क्या। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी एक बार पहले इसको रब करके और पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यहाँ पर आप लिख देता हूँ कि जब कोई भी प्लांट की सेल है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है और उसके साथ में यदि वो किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल को ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को लेकर के, और वो यहाँ पर कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का या ग्लाइकोजन का कोई या स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में जो ये भोजन संचित करते हैं, इसके रूप में यहाँ पर ये पदार्थ को बना रही है जिसको हम कह रहे हैं C6H12O6, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया और ये यहाँ पर हमने स्टार्च बना दिया या मंड बना दिया। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर 6O2 भी बनेगा, मतलब ऑक्सीजन भी इसके अंदर रिलीज होगी, और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर 6H2O भी रिलीज होगा। और यही अभिक्रिया कई बार हमारे सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O मिलकर के एक स्टार्च या मंड बनाते हैं, और बदले में हमें O2 गैस मिलती है और पानी की कुछ मात्रा मिलती है। और यही O2 गैस जीवों के लिए, सजीवों के लिए श्वसन का कार्य करेगी, और यही जो पदार्थ होगा ये पादप के अंदर स्टार्च या मंड के रूप में सिक्रेशन होगा या जमा होगा, संग्रहित होगा, और इसी को पादप का भोजन कहा जाएगा। हालांकि ये भोजन जीव जंतु भी ग्रहण कर सकते हैं, और इस जीव जंतुओं के अंदर जो भोजन संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब नेक्स्ट बात कि क्या ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें कुछ और भी जरूरत पड़ेगी? तो ऑटोमेटिकली नहीं, इसमें यहाँ सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। और सनलाइट के बारे में जब हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसी सामान्य विज्ञान वाली सीरीज के अंदर, तो हम ये बात देखेंगे कि एक जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके अंदर 7 रंग विद्यमान होते हैं। बेनी आह पीनाला नाम से एक ट्रिक होती है, या विबग्योर नाम से एक ट्रिक होती है। उसमें लाल रंग भी होता है, बैंगनी रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है, पीला रंग भी होता है। ऐसे 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं। तो वही बात मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो लाल रंग होता है, अगर सूर्य के प्रकाश को अगर अपन छान ले और उसमें से केवल लाल रंग अगर दें, तो लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होगी, और बैंगनी रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, और हरे रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इस बात को भी याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे ज्यादा, बैंगनी रंग में सबसे कम, और हरे रंग के अंदर बिल्कुल नहीं होती है। अब जो हम स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको 2 भाग दिखेंगे, मैट्रिक्स यानी कि स्ट्रोमा भी दिख रहा है, और इसके अलावा ग्रेना वाला भाग भी दिख रहा है। तो जो ग्रेना वाला भाग है वहां पर प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, और जो मैट्रिक्स वाला यानी कि स्ट्रोमा वाला भाग है वहां पर अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ तक की बात। और दूसरी बात, जो इस सनलाइट है, अगर ये सनलाइट का जो क्लोरोफिल जो अगर एक्सेप्ट करेगा सनलाइट को, तो वो क्वांटासोम इकाई के रूप में एक्सेप्ट करता है। क्या लिखा मैंने? क्वांटासोम। ये एक तरीके से ऊर्जा का एक पैकेट कह सकते हैं आप। इसके रूप में, क्वांटा के रूप में ही हम ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल एक्सेप्ट करता है। तो इतनी जानकारी मुझे लगता है कि कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें हरित लवक के लिए सफिशिएंट है। आप यहाँ पर जो भी मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ पॉइंट मैंने बोले हैं मुंह से और यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, तो उनको भी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते चले जाइए। आप एक बेहतर नोट्स पाएंगे। और अब अपन इसी बात को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वाले कोशिका अंगक के अंदर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कोशिका अंगक है उसका नाम है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है? एक प्रकार का कोशिका के अंदर बहुत छोटा सा एक अंगक होता है, और इस अंगक को ही आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसकी खोज जो है वो डी ड्यूए नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। डी ड्यूए जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लाइसोसोम की जो खोज करी, और उसके बाद ये पता लगाया कि इस लाइसोसोम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल
होता है सेल के अंदर। क्या रोल होता है इसका? ये क्या करता है कि सेल के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको घोल करके नष्ट कर देता है। मतलब मान लीजिए कि किसी कोशिका के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई और उससे कोई भी एक ऐसा पदार्थ निकला जो सेल के किसी काम का नहीं है, सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, वो विषाक्त है। या फिर हमने पहले एक और बात कही कि वैसे तो कोशिका के अंदर सारी चीजें कोशिका झिल्ली के थ्रू चयनात्मक रूप से अंदर आएगी, लेकिन कोई ऐसा पदार्थ अंदर आ गया जो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है तो उन सारी चीजों को घोल करके नष्ट कर देगा। तो अब पहली बात यह कि फिर घोलेगा किसमें या कैसे नष्ट करेगा? तो जो कोशिका, ये लाइसोसोम है जो इस थैली है, इसके अंदर 40 टाइप के जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या रोल प्ले करेंगे? ये इन अपशिष्ट पदार्थों को घोल करके नष्ट कर देंगे। और एक और प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो लाइसोसोम है इसका निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है या गोल्जी बॉडी के द्वारा कर लिया जाता है। तो इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर हमने आज तक ये पढ़ लिया है कि सेल के अंदर एक्सटर्नल पार्ट में 2 लेयर होगी, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, और उसके बाद कोशिका अंगक के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और यहां पर लाइसोसोम तक की हमने बात कर ली है। अब वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए बाकी के कोशिका अंगक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। शुक्रिया।